अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है विकास सर के इस क्लास में और एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो या फिर स्टेट एग्जाम की कर रहे हो या फिर डिफेंस की कर रहे हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, स्टेट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सभी एग्जाम में करंट अफेयर जो है पूछता ही पूछता है। 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर होते हैं, डेली अपडेट होते हैं, तो डेफिनेटली आप दूसरे स्टूडेंट से आगे रहेंगे जो उस नोटिफिकेशन आने के बाद में किसी एग्जाम की तैयारी करता है। तो आज का जितने भी हो इसमें हम कवर करेंगे करंट अफेयर प्लस में स्टैटिक जीके को कवर करेंगे, जो कि बहुत है। आजकल का जो ट्रेंड हो गया है, करंट अफेयर नहीं पूछता, करंट अफेयर से जो रिलेटेड स्टैटिक होता है उसी को ज़्यादा एग्जाम में जीके के रूप में पूछा जाता है। करंट अफेयर का जो पार्ट है उसको तो पूछता ही है, बट जो करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट होता है उसको भी पूछता है, जो कि जीके के फॉर्म में होता है। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमारी जो क्लास की स्पेशलिटी है करंट अफेयर प्लस में स्टैटिक। करंट अफेयर तो पढ़ते ही हैं, साथ में स्टैटिक भी पढ़ते हैं, तो इससे आपका करंट अफेयर भी अपडेट रहेगा और स्टैटिक जो होगा वो भी अपडेट रहेगा। तो डेली हमारी इवनिंग में अभी थोड़ा सी रिकॉर्डेड आती है, 4 बजे या 6 बजे आती है, बट मॉर्निंग में हमारी डेली जो क्लासेस हैं वो 8 AM पर होती है, बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की वजह से इवनिंग में होती है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से को अपडेट दे दें कि एग्जाम कार्ड की तरफ से आपके लिए एक रैपिड सीरीज नाम का बुक लॉन्च किया गया, जिसमें 6 बुक का सीरीज है। इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री है, साइंस है एंड ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट है। तो 6 बुक का कॉम्बो है, इसका नाम है रैपिड सीरीज नाम दिया गया है। तो इस बुक की मदद से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि लगभग अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे बुक्स वगैरह में ज़्यादा टाइम लगता होगा, बट इस बुक की मदद से 1-2 मंथ में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप बुक को बाय करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट वगैरह examcard.in पे विजिट कीजिए और लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो कोड यूज़ करना विकास 10 का, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ऑलरेडी बुक पे जो 45% का डिस्काउंट चल रहा है, साथ ही 10% का और मिल जाएगा। आपको सिर्फ 45% ही देना रहेगा, 55% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो सेशन है उसको। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का वायनाड वायनाड जिला सभी आदिवासियों लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? कौन सा राज्य का, किस राज्य का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों, वायनाड जिला किस स्टेट में पड़ता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरला में। वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पे है? केरला में स्थित है। साथ ही आपको एक चीज और बता दें, केरल का जो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की कैपिटल भी है, केरल का है। तो तिरुवनंतपुरम जो है इंडिया का फर्स्ट डिजिटली लिटरेरी डिस्ट्रिक्ट है, डिजिटली लिटरेट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वो किस चीज के लिए होगा? बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट है भारत का। किसके लिए? आदिवासी लोगों के लिए। और जो तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट है वो किसके लिए? डिजिटली, फुल्ली डिजिटली, नॉट डिजिटली, फुल्ली डिजिटली लिटरेट वाला डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में स्थित है। केरल इसका करेक्ट आंसर था। केरल का वायनाड वायनाड जिला जनवरी 2023 में सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यह आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य बीमा जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। ये जो सुविधा दिया गया है दस्तावेज प्रदान करने का, तो उसके अंदर ये सारी चीजें होगी। आधार कार्ड दिया जाएगा उनका, राशन कार्ड दिया जाएगा, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा जैसी सभी सुविधाएं आदिवासी लोगों को दिया जाएगा। कहाँ का? बुनियादी वायनाड डिस्ट्रिक्ट का, जो कि कहाँ पे है? केरल में। दस्तावेज डिजिटलीकरण
अभियान के लिए अक्षय बिग कैंपेन के हिस्से के रूप में 64,670 आदिवासी लाभार्थियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करके हासिल किया गया है। इसमें कैंपेन के अंदर इसका नाम क्या है, अक्षय बिग कैंपेन इसका नाम दिया गया था और इसमें 64,670 आदिवासी लाभार्थियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करके इसे अचीव किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई विजयन है और राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जाजपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किस राज्य के जाजपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, किस स्टेट में? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जाजपुर जो है ओडिशा स्टेट के अंदर आता है। जाजपुर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि कहाँ पे है, ओडिशा में स्थित है। तो ओडिशा के जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम है और गवर्नर कौन है, कई बार बता चुका हूं, गणेशी लाल। गणेशी लाल गवर्नर है ओडिशा के, ठीक। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक 20 जनवरी 2023 को ओडिशा के जाजपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस तरह का यह पहला शिल्प शिखर सम्मेलन है जिसमें अग्रणी शिल्पकार, संस्कृति और कला के प्रति उत्साही लोग शामिल होंगे। जो भी इंटरेस्टेड है किसमें, शिल्पकार में, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, संस्कृति और कला के जो प्रति उत्साही हैं, जिनको बहुत पसंद है, जो इनको इससे अटैचमेंट है, वो सारे लोग जो इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। स्थानीय कारीगरों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए 15 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जाजपुर पहुंचे हैं। स्थानीय कारीगर और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कितने देश हो? टोटल 15 देश है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि इस शिल्प जो अभी स्टार्ट हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन, इसमें कितने कंट्री जो है पार्टिसिपेट किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 15। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनता है, तो 15 देश याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे दिल्ली में इंडियन अचीवर्स अवार्ड में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से सम्मानित किया गया है? सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? ऑप्शन ए है एस सोमनाथ, ऑप्शन बी है आर विष्णु प्रसाद, ऑप्शन सी है के सोमनाथ और ऑप्शन डी है एस किरण कुमार। तो राइट जो आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर विष्णु प्रसाद। आर विष्णु प्रसाद जी को दिल्ली में इंडियन अचीवर्स अवार्ड में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आर विष्णु कुमार को। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अगर कोई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको हेल्पफुल लग रहा हो, तो ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। और याद रखना डेली हमारी अभी जो है इवनिंग में 6 PM पर क्लास होती है, तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। डेली हमारी 6 PM पे क्लासेस होती है करंट अफेयर की अभी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, आर विष्णु प्रसाद को 20 जनवरी 2023 को दिल्ली में इंडियन अचीवर्स अवार्ड में वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देता है। विभिन्न क्षेत्रों डिफरेंट फील्ड में जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, हेल्प करता है, अपना सपोर्ट देता है, उन व्यक्तियों को यह मान्यता देता है। यह अन्य पुरस्कार विजेताओं में परमवीर चक्र सूबेदार मेजर संजय कुमार, भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद और अन्य शामिल थे। चौथा प्रश्न है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने AL यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में हम इसको पढ़ते हैं AI।
ठीक है। तो किस आईआईटी ने एआई सक्षम 3D प्रिंटिंग तकनीक में अनुसंधान को आगे बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिल इंडिया के साथ समझौता किया है? इस आईआईटी ने एआई सक्षम 3D प्रिंटिंग तकनीक इस चीज में अनुसंधान को रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ में क्रेडिल इंडिया के साथ में पार्टनरशिप किया है किस आईआईटी ने? ऑप्शन ए है आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की और आईआईटी तिरुपति। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआईटी तिरुपति ने एआई सक्षम 3D प्रिंटिंग तकनीक में अनुसंधान यानी कि रिसर्च को आगे बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्रिंडिल इंडिया के साथ में पार्टनरशिप किया है, साझेदारी किया है। आईआईटी तिरुपति ने एआई सक्षम 3D प्रिंटिंग तकनीक में अनुसंधान को आगे बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्रिंडिल इंडिया के साथ में साझेदारी की है। साझेदारी निर्माण में जटिल उत्पादों के लिए लागत प्रभावित 3D प्रोटोटाइप को तेजी से विकसित करने पर केंद्रित होगा। जो जटिल उत्पाद हैं, जो मुश्किल है प्रोडक्ट हैं, उसके लागत प्रभावित 3D प्रोटोटाइप को तेजी से विकसित करने पर इसका जो मेन अट्रैक्शन होगा वो किस पे होगा? जटिल उत्पादों, जटिल प्रोडक्ट पे। दोनों संगठनों ने पहले ही संयुक्त अनुसंधान शुरू कर दिया है। कह सकते हैं दोनों ने मिलकर पहले ही मिल करके अनुसंधान जो है स्टार्ट कर दिया है और विचार नेतृत्व सम्मेलनों की एक श्रृंखला को भी शुरू करेगा। 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर मंदार दातार के नेतृत्व में एक टीम द्वारा एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है? किस राज्य में, स्टेट में डॉक्टर मंदार दातार? ये जो डॉक्टर मंदार दातार है, नाम याद रखना, किसके द्वारा खोजा गया है? डॉक्टर मंदार दातार के द्वारा। इसके नेतृत्व में मंदार दातार के नेतृत्व में के टीम है, उनके द्वारा खोजा गया क्या? दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो कोई आंसर अगर बता सकता है तो इसका आंसर कमेंट करके बताएं। मैं 2 मिनट का वेट कर देता हूँ, क्या आंसर करोगे आप सभी लोग? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में दोस्तों डॉक्टर मंदार दातार के नेतृत्व में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई। कौन सा पठार? बेसाल्ट पठार। और किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में? कह सकते हैं इसके जो अध्यक्ष था, कौन था? तो डॉक्टर मंदार दातार इसके अध्यक्ष थे। कहाँ पे खोजा गया है? मुंबई में खोजा गया। बहुत सारे क्वेश्चन बनता है और जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उस सारे को एक ही क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड कर दिया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि महाराष्ट्र के में हाल ही में महाराष्ट्र में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस टीम के नेतृत्व कौन कर रहे थे? इस टीम के जो अध्यक्ष थे वो कह सकता है कौन थे? तो डॉक्टर मंदार दातार। कहाँ पे खोजा गया? तो मुंबई में खोजा गया। कौन सा पठार को खोजा गया? तो बेसाल्ट पठार को खोजा गया। 3 चीज बन गया, ठीक है। कौन सा पठार? बेसाल्ट, बेसाल्ट पठार। कहाँ पर खोजा गया? मुंबई में, ठीक। और कौन नेतृत्व कर रहे थे इस टीम का? मंदार दातार। तो देखो एक क्वेश्चन है उससे कितनी चीजें बन रही है और कितनी चीजें पूछा जा सकता है। तो जितना भी पूछा जा सकता है, कितना भी घुमा दे, तो मैं एक क्वेश्चन में इतना कवर कर देता हूँ कि कितना भी क्वेश्चन को घुमा दे एग्जामिनर, आपसे नहीं मिस होगा वो, ये मेरा गारंटी है। और आपने अगर पिछले क्लासेस से हमें देखते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा एसएससी जीडी में किस तरह से हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे इस क्लास में कवर होता है, चाहे वो करंट अफेयर की बात हो या फिर स्टैटिक की बात हो। कई जगह आप देखे होंगे कमेंट में भी बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट पे आते हैं कि करंट अफेयर आपके क्लासेस से बहुत मैच हुआ। तो उसका रीजन है कि थोड़ा सा हम कोशिश रहती है कि ऐसा क्वेश्चन दे सेट करें ताकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बनेगा वो आपको कवर हो जाए और आपका कुछ भी मिस नहीं हुए और आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में डेली आइए। अगर आप लाइव में नहीं होते, प्रीमियर में नहीं होते, तो कम से कम रिकॉर्डेड बाद में देख लिया कीजिए, बाद में आप देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और देखो रिवीजन करने का भी तरीका होता है। आप ऐसा है कि आप एक बार क्लास में आओगे, आपको मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में रिवाइज करा दूँ, याद करा दूँ।
फिर उसके रिवीजन के लिए या तो आप पीडीएफ से पढ़ लो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम पे होता है, तो टेलीग्राम पे आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर उसमें नहीं होता है, आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप क्लास देख सकते हैं, तो क्लास जो देखो ना दोबारा टाइम, तो दूसरे टाइम में आप 2x पे देखो, नॉर्मल स्पीड में या 1.5 में मत देखो, 2x में देखो, इधर उधर घूमते रहो, कान में ईयरफोन लगाओ, वीडियो को ऑन कर दो, उस टाइम अपना देख लो। या फिर अगर नहीं होता है ऐसा, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, जब आप सोने जाते हो ना दोस्तों, सोने जाते हो, और ये फिक्स बात है कि हर इंसान जब वो सोने जाता है तो 10-15 मिनट वो फोन देखता ही देखता है। अब और इस चीज से कोई अग्री करने से मना नहीं करेगा, हर कोई इस चीज को अग्री करेगा कि जो भी इंसान जो भी क्या, हर कोई इंसान सोने जाता है तो 10 से 15 मिनट का टाइम वो फोन देखने में लगाता है। तो देखो, आपका भी कैरियर बना नहीं है, आपको भी कैरियर बनाना है, तो आप उस 10 मिनट 15 मिनट जो सोने जाते हो उसको किसी और चीज में, सॉन्ग से सुनने वगैरह में, या किसी और चीज में, रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट मत दो। चलो सॉन्ग से सुनने तक थोड़ा सा माइंड फ्रेश करिए, जरूरी है, बट रील्स जो देखने में टाइम वेस्ट करते हैं वो बेवकूफ है। अगर आप जॉब नहीं लगी, आप जॉब नहीं करते, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप रील्स देखने में घंटों खराब करते हो, शॉर्ट्स देखने में घंटों खराब करते हो, नो डाउट वो देखोगे, कोई भी देखता है, एक देखेगा डेफिनेटली, कब आपको एक से अब वो 50 देख लोगे आपको पता नहीं चलेगा, बस स्क्रॉल करते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, और आपका टाइम कब 5 मिनट से 50 मिनट में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और खत्म हो जाएगा। आप जो सोने का सेट करोगे ना, 12 बजे अगर आप सोने का टाइम फिक्स करते हो और मॉर्निंग में लगाओगे 6 बजे उठने का, तो आपने 50 मिनट तो खराब कर दिया रील्स देखने में, तो आपको 12 से 12:50 हो गए, अब ये 6 से 7 होगा, फिर उठने में भी तो टाइम बढ़ेगा, डेफिनेटली फिक्स बात है। सोने में आप लेट करोगे, डेफिनेटली है कि उठने में लेट होना ही होना है। वैसे 7 से 7:30 भी हो सकता है, जब कुछ बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं ना, वही एकदम फिक्स टाइम पे उठ पाते हैं। तो इन सब चीज़ों में मत वेस्ट किया करो, ये जो आपके पास टाइम बचता है ना, एक-एक टाइम को यूज़ किया करो। चाहे करंट अफेयर पढ़ लो, जीके का क्वेश्चन देख लो, कुछ भी करो लेकिन पढ़ो। ज़रूरी है, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी दोस्तों ना, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती ना, आपकी ज़िंदगी में चैन नहीं होना चाहिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और जॉब चाहिए आपको गवर्नमेंट, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कट ऑफ जो है किस तरह से हाई हो रहा है। क्योंकि कट ऑफ हाई होने का ये नहीं है कि पेपर ईज़ी आता है, लोग पढ़ता ज़्यादा है, दिक्कत ये है। स्टूडेंट पढ़ते ज़्यादा हैं, इस वजह से कट ऑफ हाई हो रहा है। अदरवाइज़ ये नहीं है कि पेपर ईज़ी आता है, इस वजह से कट ऑफ जाता है। कट ऑफ जाने का एक ही रीज़न है कि सोर्सेज़ बढ़ गया है, रिसोर्सेज़। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ते ज़्यादा हैं। नए-नए देखो अब क्या होता है, जैसे आप सीएचएसएल की तैयारी करोगे, इसमें क्या होगा, कुछ तो वो होंगे जो प्रीवियस वाले होंगे, कुछ वो होंगे जो अभी 1 साल पहले, कुछ होंगे जो 4-5 साल से कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो 1-2 साल से, कुछ होंगे जो फ्रेशर्स होंगे। 4-5 साल वाले के पास रटा होता है सब कुछ, तो वो बस ज़्यादा नहीं हो पढ़ता, थोड़ा बहुत पढ़ता है। लेकिन जो 1-2 साल वाला होता है, उसके साथ बहुत दिक्कत होती है। और जो फ्रेशर्स होता है, उसके पास नया-नया खून होता है, नया-नया जोश होता है, जुनून होता है, वो लगा देता है अपना पूरा दिन भर, रात भर जितना में होता है मेहनत, पढ़ाई में लगा देता है, और ये फर्स्ट चांस में ही निकल जाता है। और ये 1-2 साल बाद यहीं रह जाता है, थोड़ा-सा रील्स देखने, थोड़ा-सा यूट्यूब वीडियो देखने में, ये देख लो, कॉमेडी देख लो। अरे कॉमेडी वगैरह ज़िंदगी भर देखना है दोस्तों, आप कभी भी देख सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। कोई रोकेगा क्या, बताओ ना, एक बार जॉब लग जाएगी। अगर देखना ही है तो सरकार के वाईफाई से देखना, जॉब लगने के बाद अपने ऑफिस में बैठ के देखना ना, ये इधर-उधर नेट क्यों खर्च करना? बताओ वाईफाई से क्यों करना? सरकार के नेट से देखने में मज़ा ही अलग है, तो उससे देखना। तो इसी वजह से जो आपको टाइम मिलता है, उस टाइम को आप अपने पढ़ाई पे डिवोट करो, ना कि रील्स, शॉर्ट्स या किसी भी अदर चीज़ों पे। सोने जाते हो उस टाइम क्या करो, चलो कुछ नहीं होता, तो आप करंट अफेयर की क्लासेस को भी, हमारी जो क्लासेस हैं, करंट अफेयर क्लास करो, कुछ मत करो, कान में चुपचाप से ईयरफोन लगाओ, वीडियो को 2x पे करो और सुनते जाओ, कुछ मत करना, देखना नहीं है। देखने का काम आपने सुबह कर दिया था, ठीक है ना? जो हमारी क्लासेस हुई थी उस टाइम आपने देखने का काम कर दिया था, अब आपको सिर्फ सुनना है। जब सोने जाओ तो आप कान लगाओ चुपचाप से, वीडियो ऑन करो, उसकी जो स्पीड है उसको 2x करो और सुन लो एक बार, बात खत्म। आप देखना, आप कभी नहीं भूल पाओगे, मतलब एटलीस्ट महीने भर में तो नहीं भूल पाओगे। उसके बाद फिर से रिवीजन की जरूरत होगी तो आपने नोट्स बनाया होगा या पीडीएफ से रिवाइज कर दो। वीडियो देखना तो फिर 1 महीने बाद ठीक नहीं है, उतना टाइम नहीं है कि आप आधे-आधे पौन-पौन घंटे की वीडियो को देखोगे। इससे अच्छा है आप रिवाइज कर दो पीडीएफ से, या फिर नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करो। लेकिन डेली कम से कम 2 बार देखा करो 2x में, एक बार नॉर्मल स्पीड से देखो और एक बार 2x से देखो, जिससे आपकी जो स्पीड है ना, मतलब स्पीड का रिवीजन जो है हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अगर मेरी बात समझ गए तो एक बार सभी लोग हाँ या ना बताओ। बताओ एक बार वाई डी या एन डी, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, बताओ जल्दी से।
क्या बोलना चाहोगे आप? वाईडी बोलोगे, एनडी बोलोगे? तब तक मैं पानी पी देता हूँ। बता दो जल्दी से। तो अब आते हैं, इस क्वेश्चन बहुत हो गए समझा दिया, जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, इतना ही काफी है। अभी आपके सामने दो बड़े एग्जाम हैं। कौन कौन से? CHSL, पहले CHSL होगा, फिर MTS होगा। मार्च में CHS है, अप्रैल में MTS है। तो अगर ये मौका छोड़ दिया ना, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती मत करना। और इसमें ज़्यादा चांस है कि आपको करना पड़ेगा कम से कम सितंबर अक्टूबर से आपके एग्जाम से 15 दिन पहले तक या 1 महीना पहले तक। तो आप रेगुलर रहा करो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, आते हैं क्वेश्चन पे। बहुत हो गई, समझ गए होंगे आप लोग, काफ़ी समझदार हो। मेरे सभी दोस्त जो हैं काफ़ी समझदार है, मुझे पता है। क्वेश्चन क्या था? किस राज्य में डॉक्टर मंदार दातार के नेतृत्व में दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है? तो राइट जो आंसर होगा, मुंबई में था इसका करेक्ट आंसर। शोधकर्ताओं ने जनवरी 2023 में डॉक्टर मंदार दातार के नेतृत्व में एक टीम द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पश्चिमी घाटों में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज किया है। पठार में अब तक खोजे गए 24 विभिन्न परिवारों के पौधे और झाड़ियों की 76 प्रजातियों के साथ एक व्यापक वनस्पति है। 24 विभिन्न परिवार, 24 लगभग कह सकते पौधे के प्रजाति कह सकते हैं, और झाड़ियों के 76 प्रजातियों के सैंपल कह सकते हैं, या उसका व्यापक वनस्पति जो है, अवशेष जो है प्राप्त किए गए हैं। इस क्षेत्र का अध्ययन पुणे महाराष्ट्र के आगरकर अनुसंधान संस्थान ARI द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे हैं, और राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। छठा प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी एक EY रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष 2047 यानी कि 1947 में हमारे देश जो है आजाद हुआ था, 100 वर्ष के बाद यानी कि 2047 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ऑप्शन ए है 26 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 30 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 25 ट्रिलियन डॉलर, और ऑप्शन डी है 28 ट्रिलियन डॉलर। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों ना, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 ट्रिलियन डॉलर का, ठीक है। अभी जो भारत है अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से किस रैंक पे है? 5वें नंबर पे है। किसको रिप्लेस किया था? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को रिप्लेस करके इंडिया आया था। इंडिया, यूके जो है 6 पे आ गया, और इंडिया जो है 5th पे आ गया था इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 ट्रिलियन हो जाएगा। 2047 तक भारत की जो स्वतंत्रता दिवस है उसके 100वें वर्ष के यानी 2047 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वो 26 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में जारी एक रिपोर्ट जिसका नाम क्या है? EY रिपोर्ट। EY रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति आय $15,000 के पार कर जाएगी, जिससे यह शीर्ष विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी। रिपोर्ट जो है इंडिया @100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ $26 आई थिंक ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है ऑफ के 26 ट्रिलियन इकोनॉमी को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। 7वां प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में मुकेश अंबानी को भारतीयों में नंबर 1 हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया था। कौन सा? ब्रांड गार्जियनशिप तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023, इसमें टॉप जो है मुकेश अंबानी को भारतीयों में, इंडिया में फर्स्ट पे कौन रहा? मुकेश अंबानी। आपसे पूछ रहे मुकेश अंबानी की वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है? वर्ल्ड में मुकेश अंबानी की क्या रैंक है? ऑप्शन ए है 4th नंबर, ऑप्शन बी है 2nd नंबर, ऑप्शन सी है 5th नंबर, एंड ऑप्शन डी है 3rd नंबर। तो मुकेश अंबानी जो है
ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में मुकेश अंबानी भारतीयों के में नंबर 1 है और विश्व में कौन से नंबर पे है? तो सेकंड नंबर पे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी इंडेक्स में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग, इसके जो सीईओ हैं जेनसेन हुआंग, ये विश्व स्तर पर पहले नंबर पे हैं और मुकेश अंबानी दूसरे स्तर पर हैं। और साथ ही मुकेश अंबानी की बात करें तो भारतीयों में सबसे नंबर 1 है कौन? मुकेश अंबानी। 2022 में टॉप करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला तीसरे नंबर पे हैं। 2022 में जब इसकी रिपोर्ट आई थी ना दोस्तों, तो उस टाइम टॉप फर्स्ट पे कौन था? सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। इस बार इनकी 2023 में क्या रैंक हो गई है? थर्ड नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, 2022 में जो फर्स्ट थे माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, वो 2023 में थर्ड नंबर पर आ गए हैं। और एडोब के जो सीईओ हैं शांतनु नारायण और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई चौथे और पांचवें स्थान पर। शांतनु नारायण फोर्थ रैंक पे हैं, यानी विश्व में फोर्थ नंबर पे हैं और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पांचवें नंबर पे हैं। याद रहेगा ये चीजें, इतनी यहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी लाइन। आठवां प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में भारत की ओर से किस मंत्रालय ने मैड्रिड स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी देख रहे होंगे, ये देखो यात्रा, अगर गौर करोगे यात्रा से रिलेटेड यानी कि टूर से रिलेटेड है। टूर से यानी टूरिज्म, तो टूरिज्म में कौन जाएगा? पर्यटन मंत्रालय ही तो जाएगा, दूसरा थोड़ी ना जाएगा कोई। तो भारत की ओर से जो किस मंत्रालय ने दिया है? पर्यटन मंत्रालय ने मैड्रिड स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी, जिसका नाम क्या गया है? FITUR, फितू कह सकते हैं, FITUR, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैड्रिड स्पेन में आपको याद हो किसका ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैड्रिड स्पेन में। कई बार मैं बता चुका हूँ ट्रिक से इसको कि जहां भी हम कभी भी घूमने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्पेन जाएंगे, मैड्रिड जाएंगे, मैड्रिड यानी स्पेन जाएंगे। ठीक, तो और वहां उससे क्या हो जाएगा? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मैड्रिड स्पेन में हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है। पेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो या फिर फितूर, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? पेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो, इसका फुल फॉर्म है, का आयोजन स्पेन में 18 से 22 जनवरी 2023 तक किया गया था। इंडिया पवेलियन का उद्घाटन स्पेन में भारत के जो राजदूत हैं दिनेश के पटनायक ने किया था। इसका जो उद्घाटन किया था इंडिया पवेलियन का, किसने किया था? स्पेन में जो भारत के राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, एम्बेसडर हैं, उनका नाम क्या है? दिनेश के पटनायक सॉरी। तो दिनेश के पटनायक ने इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बताइए स्पेन में भारत के राजदूत क्यों हैं, कौन है? क्योंकि आप कहोगे सर ये क्वेश्चन क्यों बनेगा, क्योंकि वो इसलिए बनेगा क्योंकि अभी अभी हमने ये करंट अफेयर में पढ़ा है और वहां पे जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी स्टार्ट हुआ है FITUR, उसमें भारत के जो पर्यटन मंत्रालय हैं वो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और कहाँ पे हुआ? मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ऑब्वियस सी बात है कि स्पेन के जो भारत के उच्चायुक्त है, कह सकते हैं आप, एम्बेसडर हैं, वो पार्टिसिपेट किया है, इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है, तो उसका नाम डेफिनेटली पूछा जा सकता है। पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 10 से 12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पहला जो ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट होगा, कब होगा? 10 से 12 अप्रैल, यानी कि 3 दिन होगा, 10, 11 और 12 अप्रैल को, अप्रैल 2023 को। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय कौन है भारत के? जी किशन रेड्डी भारत के पर्यटन मंत्रालय है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है प्रवीण शर्मा, ऑप्शन बी है दिनेश कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी है संतोष कुमार यादव और ऑप्शन डी है प्रशांत कुमार। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है, इसके मंत्री कौन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, यानी कह सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर है भारत के। तो इसके तहत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? प्रवीण शर्मा को किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2005 बैच के इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग IDES के अधिकारी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY नामक भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करता है। सॉरी। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 4 से 14 हाल ही में नहीं आएगा यहाँ पे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 4 से 14 फरवरी 2023 तक अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा होगा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर लद्दाख। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 4 से 14 फरवरी 2023 तक अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में जो है अपनी पहली सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगा। किस डेट में करेगा? तो 4 से 14 फरवरी के बीच में करेगा। और जम्मू कश्मीर के जो LG हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल, मैंने पहले कहा था ना, जो हमारे स्टेट हैं, जितने भी स्टेट हैं उसके क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं, यानी कि राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल। और जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके उपराज्यपाल होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो याद रखिएगा इस चीज को। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर सरकार 4 से 14 फरवरी 2023 तक अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करने जा रही है। इस मेले में देश भर के शिल्पकार और महिला स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। देश भर के जितने भी शिल्पकार हैं और महिला स्वयं सहायता समूह हैं, अब जो हैं वो अपने शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा और जो खाद्य पदार्थ है इसका प्रदर्शन करेंगे। डिफरेंट चीजों को यहाँ पे दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा, प्रदर्शनी होगा इसका। मेले का जो आयोजन है जम्मू कश्मीर के बाग-ए-बाहू में किया जाएगा। मेले में लगभग 15 राज्यों की महिला स्वयं सहायता समूहों के अपने स्वयं के निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए भाग लेने की उम्मीद है। इस मेले में ऐसा अनुमान किया जा रहा है, उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो 15 स्टेट हैं, लगभग एटलीस्ट 15 स्टेट की जो महिला स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा खुद से जो निर्माण किया गया है उत्पाद है, प्रोडक्ट है, किसी भी स्टेट का कोई पर्टिकुलर चीज होगा जो सिर्फ उस स्टेट में मिलता होगा, वहां की जो महिलाओं की जो स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा उसको बनाया जाता होगा, उस चीज को वहां पे बेचने का जो है उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 15 राज्यों की जो महिला स्वयं सहायता समूह है जो खुद से निर्मित किया गया उत्पाद है उसको बेचने के वहां पे जरूर आएंगे। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में इंडिया पोस्ट ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू किया है? एक तो यहाँ पे ये बनता है कि किस स्टेट में किया गया है, दूसरा बनता है कि उसका नाम क्या है, किस जो इनिशिएटिव दिया गया है, जो शुरुआत किया गया है वह उसका नाम क्या है? तो तरंग मेल उसका नाम है। ऑप्शन ए है गुजरात, केरल, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर है क्या हो जाएगा इसका? गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गुजरात में इंडिया पोस्ट ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए एक
योजना कह सकते हैं स्टार्ट किया है, तो उसका नाम क्या है? तरंग मेल। तरंग मेल उसका नाम है। तरंग मेल उसका नाम हो जाएगा। गुजरात में इंडिया पोस्ट ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरू की है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा मेल? तो तरंग मेल। इंडिया पोस्ट ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात और मुंबई के बीच त्वरित डाक सेवाओं के लिए गोघा हजीरा मार्ग पर रोपैक्स फेरी सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, यह डिलीवरी के समय को 10 से 12 घंटे से घटाकर 3 से 4 घंटे कम कर देगा, 3 से 4 घंटे कर देगा। और जो चीज़ों को पहुंचाने में 10 से 12 घंटे लगते थे पहले बाय रोड, तो उसको घटा करके ये 3 से 4 घंटे में उस चीज़ को पहुंचा देगा, यानी कि कह सकते हैं 6 से 7 घंटा जो है ये कम कर देगा इसके थ्रू। तो बहुत ही इसमें कॉस्टिंग भी कम होगी, जो पे करना पड़ता था उसके हिसाब से कम कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, और जो चार्ज वगैरह है वो सब भी कम हो जाएगा, टाइमिंग भी कम हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा इस चीज़ का। अनुमान है कि यह लगभग 3 से 4 टन का दैनिक डाक मेल ले जाता है। डेली का लगभग 3 से 4 टन का जो पोस्ट है उसको ये ले जाता है। पोस्ट के थ्रू जो भेजा जाता है प्रोडक्ट्स माल को, उसको ये ले जाता है। मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं और ये कौन से नंबर के हैं याद रखना? 18th नंबर के। कहीं हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे, तो ये 18th नंबर के हैं भूपेंद्र पटेल। अभी अभी बने हैं कुछ टाइम पहले। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं अपने पहले संयुक्त अभ्यास जिसका नाम क्या है साइक्लोन का संचालन करने वाली है? किस देश के जो भारत और किस देश की जो सेनाएं हैं अपने पहले दोनों कंट्री के बीच में, इससे पहले अब तक कोई एक्सरसाइज नहीं होता था, द्विपक्षीय एक्सरसाइज नहीं होता था, बट अभी स्टार्ट किया जाएगा। तो जिसका नाम क्या है? साइक्लोन। साइक्लोन नाम है इसका, और इसका अभ्यास किसके बीच में किया जाएगा? भारत और किस देश के बीच में? मिस्र, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो राइट जो आंसर होगा ना दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिस्र। मिस्र का जो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मिस्र पढ़ते हैं बट इंग्लिश में इजिप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके जो क्या है कैपिटल, कैपिटल क्या है? कायरो, काहिरा, हिंदी में देखें काहिरा इसकी कैपिटल है। और जो करेंसी है यानी कि मुद्रा जो है वो क्या है? पाउंड है। वैसे तो इसको मिस्री पाउंड बोलते हैं, मिस्री पाउंड, लेकिन एग्जाम में ऐसा मिस्री नहीं है। अगर आपसे पूछेगा बताओ तो आप कोई भी इजी आंसर कर देगा, मिस्री से कह देगा कि ये मिस्र का है। लेकिन जो वैसे भी नॉर्मली हम पढ़ते क्या है? मिस्री पाउंड नहीं, पाउंड ही पढ़ते हैं इसको। तो वहाँ की जो करेंसी है क्या है? पाउंड, ठीक। भारत और मिस्र की सेनाएं पहले संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का संचालन करने वाली हैं। यह 14 जनवरी 2023 से 14 दिनों तक चलेगी। 14 जनवरी 2023 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और 14 दिनों तक चलेगी, यानी कि 28 जनवरी तक चलेगी। 28 जनवरी तक यह चलने वाली है। क्या नाम है? साइक्लोन है, एक्सरसाइज अभ्यास साइक्लोन। किसके बीच? इंडिया एंड इजिप्ट, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में। और कहाँ पे किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला अभ्यास है क्योंकि यह देशों के विशेष बलों को एक साझा मंच पर लाता है। 30-40 स्पेशल फोर्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। लगभग 30 से 40 स्पेशल फोर्स जो है वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। सेनाएं युद्ध मुक्त गिरावट, स्नीपिंग, निगरानी आदि में शामिल होगी और प्रशिक्षित होगी। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? थर्टीन नंबर का प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने डैश यानी किस जनवरी को, कितने जनवरी को, अगर पूछे आपसे तो कह सकते हैं कि कितने जनवरी को, जनवरी 2024, याद रखना डेट क्या है, ईयर 2024 है, 23 में कंफ्यूज मत होना, 2023 नहीं है दोस्तों, ये 2024 है, ठीक। तो 2024 को कितने जनवरी को, 2024 के कितने जनवरी को, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। 2024 को जब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा उस दिन किस देश की लड़कियों यानी अफगान लड़कियों को, महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है, यूनेस्को ने किया है। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी
22 जनवरी एंड ऑप्शन डी है 25 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 जनवरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 24 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। किसने? यूनेस्को ने। यूनेस्को की जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, यूनेस्को है ना, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, कहाँ पे है? पेरिस में। और इसके जो डीजी है यानी कि डायरेक्टर जनरल, यूनेस्को को डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे अजोले। ऑद्रे अजोले, ठीक है, ये चीजें याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। इसने कहा कि दुनिया के किसी भी देश को महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है, किसी भी लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा से नहीं रोकना चाहिए और यह एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। ये एक गर्ल्स होने के नाते, महिला होने के नाते उसका भी अधिकार है कि उसको भी प्रॉपर शिक्षा दिया जाए। जिस तरह से बॉयज को दिया जाता है उसी तरह से उसको भी दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाना, उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इन सभी चीजों के लिए इस यूनेस्को ने बोला है। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान में तालिबान शासक के तहत लगभग 80% स्कूली उम्र की अफगान लड़कियां और युवा महिलाएं स्कूल से बाहर हैं। यूनेस्को के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में तालिबान शासन के द्वारा अभी अफगानिस्तान में जो है किसका शासन है? तालिबान का शासन है। और तालिबान शासन ने लगभग वहाँ के अफगान के 80% जो स्कूल की उम्र के अफगान के जो गर्ल्स हैं, यंग महिलाएं हैं, उसको स्कूल से बाहर रखा है। ठीक, तो इसी वजह से 24 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के दिन अफगान लड़कियों और महिलाओं को वो दिन समर्पित किया जाएगा। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ है और मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। और महानिदेशक कौन है? यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे अजोले इसके महानिदेशक हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे और उस देश का एक सैन्य दल समारोह में भाग लेगा? यानी कि 26 जनवरी 2023 की बात किया जा रहा है। 26 जनवरी 2023 को यानी गणतंत्र दिवस के दिन किस देश के राष्ट्रपति यानी कि अब्देल, जिसका नाम है अब्देल फतह अल सीसी, जो है भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इजिप्ट के यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि होंगे और इजिप्ट का एक सैन्य दल जो है समारोह में पार्टिसिपेट करेगा। मिस्र के राष्ट्रपति नाम है अब्देल फतह अल सीसी, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे और मिस्र का एक सैन्य दल 26 जनवरी 2023 को समारोह में पार्टिसिपेट करेगा। उनकी यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों और को चिन्हित करने वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। भारत और मिस्र के बीच में 75 वर्ष के जो रिलेशन है उसको चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट भी उस दिन जारी किया जाएगा 26 जनवरी 2023 को। यह पहली बार होगा जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। पहली बार है जब भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। कौन? अब्देल फतह अल सीसी। राष्ट्रपति मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी है। काहिरा इसकी कैपिटल है और मिस्र की जो मुद्रा है मिस्री पौंड है, या फिर आप कह सकते हैं पौंड, इसके पौंड जो है मुद्रा है यहाँ के, कहाँ के? मिस्र की। ठीक है, तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर देना। हम डेली इवनिंग में 6 PM पर हमारी क्लासेस होती हैं। यहाँ से आपको मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको करंट अफेयर की सारी चीज़ें याद करा दूँ क्लास में। रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया, अभी डिटेल में बताया था। आप सोते टाइम 2x में स्पीड करके देख सकते हो। कान में ईयरफोन लगाओ, वीडियो को ऑन करो, 2x में लगाओ और चुपचाप सो जाओ। आपको सुनते सुनते नींद भी आ जाएगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक।
तो आप तरीका देखो बहुत सारे हैं, आपको तरीका खुद अपनाना पड़ेगा कि आपको भेड़ के चाल से चलना है, झुंड में जाके पढ़ना है या स्मार्ट वर्क करके जल्दी से जॉब लेके निकलना है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आपकी चॉइस आपकी है, कर सकते हैं आप जो आपको बेस्ट लगे। तो आप साथ ही बता दें हमारी ये करंट अफेयर की मैगजीन वाली बुक है, ये उन दोस्तों के लिए है जिनको करंट अफेयर वीडियो वगैरह पीडीएफ से अच्छा नहीं लगता, वो उनको बुक की नीड होती है, तो वो इस बुक को बाई कर सकते हैं। प्राइस इसका ओनली 49 रुपीज़ है। इस बुक में सारे डेट वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ दिया गया है। साथ में एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया गया है एमसीक्यू के फॉर्म में, वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम है, लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमारे वेबसाइट examcard.in पे विजिट कर सकते हैं। examcard.in पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।